घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक अपील की, ना ही कोई टैक्स लगाया, ना ही कोई बैन किया और ना ही कोई कानून बनाया। सिर्फ एक अपील की, 1 साल तक आप लोग सोना मत खरीदो। इसके चक्कर में टाइटन का शेयर है ना 7% से भी ज़्यादा गिरा, कल्याण ज्वेलर्स का 9% से ज़्यादा गिरा, स्काई गोल्ड का 12% से भी ज़्यादा गिरा और सैनको का 8% से भी ज़्यादा गिरा। यानी कि सिर्फ एक अपील ने इस कंपनी की करोड़ों रुपया हवा में उड़ा दिया। बट सवाल ये नहीं है बाकी जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं ये क्रैश कैसे हुआ। सवाल ये है कि इसके पीछे क्या असली रीज़न था जिसके चक्कर में प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को पब्लिक पर आकर ये कहना पड़ा। इसका रीज़न क्या था, तो इस वीडियो में आपको ना 3 चीज़ें समझाने वाला हूँ। सबसे पहला, नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों किया। सेकेंड रीज़न, डॉलर और फॉरेक्स, ये हमारे इंडिया से क्या लेना देना है, हमेशा आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे। तो इसके बारे में मैं इतना सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा ना, तो आज के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और तीसरी, आपको अब क्या करना चाहिए। तो चलिए, वीडियो ये कुछ अलग होने वाला है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे ही आप लोग को पता है 10 मई 2026 को हैदराबाद में बीजेपी का बहुत बड़ा इवेंट था। उसमें प्रधानमंत्री जी जाते हैं और स्टेज पे जाकर ऐसा बोलते हैं जो किसी ने भी नहीं सोचा था। सिंपली नरेंद्र मोदी जी है ना 7 अपील हमारे इंडिया के लोगों से कर रहे हैं। सबसे पहला, वर्क फ्रॉम होम, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आप लोग वर्क फ्रॉम होम अपने घर से ही करो। इससे होगा क्या, फ्यूल बचेगा। सेकेंड चीज़ अपील करते हैं कि आप लोग ज़्यादा विदेश घूमने मत जाओ, मतलब कि घूमने अभी अवॉइड कर दो बाहर देश में अगर आप लोग सोच रहे हो। थर्ड चीज़ कहता है कि वेडिंग प्लान अगर आप लोग बाहर देश में करना चाह रहे हो तो वो मत करो, हमारे इंडिया में ही करो। फोर्थ चीज़ अपील कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, अपने गाड़ी को नहीं निकालो। अगर आपके नज़दीक में मेट्रो है, लोकल ट्रेन का सुविधा है तो उसे यूज़ करो। फिफ्थ अपील कर रहे हैं कि एडिबल ऑयल जो होता है ना, जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं ऑयल, खाने पीने की सामान, वो कम से कम कर दो। और सिक्स्थ अपील है, यूरिया और फर्टिलाइज़र का जो वेस्ट हो रहा है हमारे इंडिया में, इसे कम से कम किया जाए। और सेवन्थ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और हर इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको शॉक कर दिया कि 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो। अभी शादी का टाइम चल रहा है, तो शादी में भी मोदी जी बोले हैं कि गोल्ड ना खरीदो, इसे अवॉइड करें 1 साल तक। इसे नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल ड्यूटी हर एक इंडियन को दे दिया है। अब सबसे बड़ी समझने की बात क्या है, ना ही इसमें कोई मोदी जी ने गोल्ड को बैन लगाया, ना ही कोई कानून बनाया और ना ही कोई टैक्स इंक्रीज किया। बट ऐसा हुआ क्यों, ये मैं पार्ट 3 आपको बताऊंगा आगे चल के वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि ये सब का जड़ क्या है, ये जड़ क्यों है जिसके चलते मोदी जी को ये सब करना पड़ा। और ये सब का जड़ है ईरान वॉर। ये एक विलन की तरह काम कर रहा है। बता दूं मैं आप लोग को, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज का तो नाम सुने होंगे, जहाँ से पूरा वर्ल्ड का 20% क्रूड ऑयल वैसी रास्ते से आता है। और वो छोटा सा रास्ता पतली नाली जैसी, उससे वर्ल्ड का 20% क्रूड ऑयल आता है। और हमारा इंडिया 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब कि बाहर के देश से मंगाता है, जिसमें कि 50 से 60% क्रूड ऑयल उसी रास्ते से आते हैं, 60% LNG गैस उसी रास्ते से आता है और 100% LPG गैस उसी रास्ते से आते हैं। और ईरान और अमेरिका के युद्ध के चलते जो ईरान है ना, उस रास्ते पर स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। जिस भले ही अभी भी आ जा रहा है हम लोग का जहाज़ इंडिया में ईरान से, बट अभी स्ट्रिक्ट कर दिया है। जिस रफ्तार में पहले काम होता था अब नहीं हो रहा है। इसी के चक्कर में बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे इंडिया को उठाना पड़ रहा है। फाइनेंशियल 2026 में 14.5 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया गया है हमारे इंडिया में, जो कि इंपोर्ट का ना 22% है। जितना भी इंपोर्ट सामान का होता है ना, उसमें 22% फाइनेंशियल 2026 में क्रूड ऑयल का किया गया है। और $72 बिलियन गोल्ड का इंपोर्ट हुआ है हमारे इंडिया में। और चाइना के बाद हमारा इंडिया गोल्ड खरीदने में ना दूसरे नंबर पे आता है। और स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने के कारण 28 फरवरी 2026 में जो पर बैरल का क्रूड ऑयल प्राइस चल रहा था $72, वो 12 मई 2026 तक $105 हो गया है। सिर्फ 50% का जंप 2 से 3 महीना के अंदर में। और हमारा इंडिया का करेंसी जो कि रुपीज़ है, उसका तो हालत और ख़राब हो गया। मार्च 2026 में ना 94.82 पर चल रहा था $1 का, और अब ये कितना हो गया, 95.63 हो गया है। और ये 2026 में 5% गिर गया, जो कि एक डेवलपिंग नेशन के लिए ये काफ़ी ख़राब बात है।
स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने के कारण और स्ट्रिक्ट लगाने के कारण हमारे इंडिया तो डर ही रही है, बट और एक चीज़ है जो हमारे इंडिया को डरा रही है, वो है फॉरेक्स रिजर्व। जिस टाइम का मैं वेट कर रहा हूँ, ये फॉरेक्स रिजर्व के बारे में ना आपको कोई भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है, और ये वीडियो का ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे आप लोग समझ लिए ना तो मैं बता रहा हूँ डॉलर फॉरेक्स रिजर्व ये आपके माइंड में घुस जाएगा, और कोई भी आपसे पूछेगा भी नहीं तो आप इजीली बता पाओगे ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको अब फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बताता हूँ। तो ये फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है, आपको मैं है ना इमरजेंसी फंड वाले एनालॉजी के थ्रू समझाता हूँ। देखो, हम लोग के घर में एक लॉकर होता है, उस लॉकर में हम लोग इमरजेंसी फंड रखते हैं। मान के चलो आप लोगों ने 50,000 रुपये इमरजेंसी फंड अपने घर में रखा। क्यों रखते हैं? अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसमें वो यूज़ आ सके इमरजेंसी फंड के तौर पर। कोई रीज़न के चलते आपका जॉब चला गया तो वो 50,000 आपको काम देगा फ्यूचर में। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हो और पैसे की शॉर्टेज आ गई तो वो इमरजेंसी फंड यूज़ करके आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरह फॉरेक्स रिजर्व काम करता है। इंडिया के पास भी एक लॉकर है जिसे नेशनल लॉकर है। उसमें क्या है ना, उसमें उस लॉकर में डॉलर रखा जाता है जो कि अमेरिका की करेंसी है। तो आप लोग के मन में सवाल आएगा, अच्छा भाई ये डॉलर क्यों रखते हैं, हम लोग अपना इंडियन रुपीज़ क्यों नहीं रखते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं ना वो लोग डॉलर ही एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि ऑयल खरीदना हो, गोल्ड खरीदना हो, मेडिसिन, एयरप्लेन्स, जितनी भी चीज़ इंपोर्ट हो रही है वो डॉलर से ही हम लोग ये सारा सामान मंगवाते हैं। तो इसलिए डॉलर रखना जरूरी है फॉरेक्स रिजर्व में। और आज के डेट में इंडिया के पास कितने फॉरेक्स रिजर्व है? 691 बिलियन डॉलर। कितने होते हैं? 65 लाख करोड़। आप लोग सोच रहे हो ये तो काफ़ी ज़्यादा है ना। मैं बता दूं ये ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन ये फॉरेक्स रिजर्व क्यों ख़त्म हो सकता है इसके बारे में समझो। और अगर ये फॉरेक्स रिजर्व ख़त्म हो गया ना तो हमारा देश कंगाल हो जाएगा, मतलब कि गरीबी आ जाएगी देश में। तो इसलिए अब फॉरेक्स रिजर्व क्यों कम हो सकता है उसके रीज़न आप लोग काफ़ी ध्यान से समझना। आज के डेट में इंडिया का सिचुएशन क्या है, तो फॉरेक्स रिजर्व कैसे ख़त्म होता है अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, ऑयल का इंपोर्ट। अगर हम लोग ऑयल इंपोर्ट करें, जो क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो खर्च किस में हो रहा है? डॉलर में हो रहा है। तो फॉरेक्स रिजर्व से जा रहा है डॉलर। तो आपको पहला खर्चा समझ में आ गया, डॉलर ख़त्म हो रहा है। सेकेंड, गोल्ड। जो हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं वो भी डॉलर में करते हैं, तो डॉलर वहाँ भी खर्च हो रहा है। थर्ड है फॉरेन ट्रैवल, और जो वेडिंग पार्टी आप लोग बाहर देश में करते हैं, अगर आप लोग विदेश घूमने जाते हो तो उसमें भी डॉलर खर्च होता है, तो वहाँ फॉरेक्स रिजर्व से जाता है। और फोर्थ जो रीज़न है वो है हमारे रुपीज़ को बचाने के लिए ना फॉरेक्स रिजर्व यूज़ किया जाता है। और इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? हमारे पास है ना ईरान वॉर से पहले 728 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व थे, जो कि सिर्फ 3 हफ्ते में ही 698 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब सिर्फ 3 हफ्ते में ही 30 बिलियन डॉलर स्वाहा खत्म हो गया। और इसी के डर से जो प्रधानमंत्री जी को ना अपील करना पड़ा। बट ये फॉरेक्स रिजर्व है ना काम कैसे करता है अब उसको भी आप लोग अच्छे से समझिए। फॉरेक्स रिजर्व है ना बेसिकली 4 तरीके से काम करता है। सबसे पहला काम करता है इंपोर्ट करने के लिए। हमारा इंडिया है ना पेट्रोल, ऑयल, मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ है ना इंपोर्ट करता है बाहर देश से, और ये सब खरीदा जाता है डॉलर में। और आपको ही पता है डॉलर ज़्यादा खर्च होगा तो इंडिया के पास खाली होते जाएगा फॉरेक्स रिजर्व, और जैसे ही फॉरेक्स रिजर्व ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग कुछ खरीद नहीं पाएंगे। आज हमारे इंडिया के पास है ना फॉरेक्स रिजर्व 11 महीने का बचा हुआ है। मतलब सिंपल से मैं कहूँ तो आपको बिना 1 रुपया डॉलर अगर बाहर से फॉरेक्स रिजर्व में ना आए तो हमारे पास 11 महीने का अभी फॉरेक्स रिजर्व है। मतलब कि 11 महीने तक हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं ऑयल, पेट्रोल, हम लोग 11 महीने तक इंपोर्ट कर सकते हैं। बट मैं बता दूं आप लोग को 1990s में ना बहुत लोग को पता होगा जो फॉरेक्स रिजर्व है ना सिर्फ 1 महीने के लिए बचा हुआ था। मतलब सिर्फ 1 महीने के लिए आप लोग दूसरे देश से सामान मंगा सकते थे। उसमें हुआ क्या पता है? प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे इंडिया का गोल्ड है ना गिरवी रखकर लोन लेकर देश को संभाला था। तो फॉरेक्स रिजर्व 11 महीने के लिए बचा हुआ है हमारे इंडिया में, और ये काम करती है सबसे पहला फॉरेक्स रिजर्व कोई भी सामान को खरीदने के लिए डॉलर देके। सेकेंड, फॉरेक्स रिजर्व काम करता है हमारे इंडिया का रुपीज़ है ना जो इंडियन करेंसी, इसे बचाने के लिए। जब हमारा इंडियन की रुपीज़ है ना बहुत तेज़ी से गिरता है ना तो फॉरेक्स रिजर्व का यूज़ किया जाता है उसे संभालने के लिए कि ज़्यादा गिरे ना। आप लोग को मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, आपके घर में कोई भी इमरजेंसी आता है तो अगर आपके पास सोना है आप इमरजेंसी के लिए रखे हैं तो वो सोना गिरवी रखकर आप अपने जो भी सिचुएशन है उसे संभालोगे। तो डॉलर इसी तरह काम करता है। डॉलर क्या हो गया? सोना हो गया।
सोना क्या कर रहा है, हमारे इंडियन रुपीस को बचाने का कोशिश कर रहा है, ज़्यादा गिरने नहीं दे रहा है। बट फॉरेक्स रिजर्व का यूज़ करके डॉलर को बार बार यूज़ किया जाए हमारे इंडियन रुपीस को गिरने से बचने के लिए, तो डॉलर तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो इसलिए इसे स्मार्टली यूज़ किया जाता है। मतलब कि सिंपल भाषा में डॉलर को इस्तेमाल भी किया जाता है हमारे इंडियन रुपीस को गिरने से बचाने के लिए। सिंपल भाषा में बोलूँ, मतलब सिंपल से भाषा में बताऊं कि डॉलर को बेचा जाता है कि हमारा इंडियन रुपीस है ना संभल सके। अगर ज़्यादा बेचेंगे डॉलर तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो इसे स्मार्टली यूज़ किया जाता है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व थर्ड जो काम करता है पता है क्या, इन्वेस्टर को बनाए रखने के लिए, इन्वेस्टर का भरोसा बनाए रखने के लिए। अगर किसी देश के पास फॉरेक्स रिजर्व, हमारे इंडिया के पास अगर फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इससे पता चलता है कि जो विदेशी इन्वेस्टर है जो पैसा लगाते हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, उन्हें लगता है भाई इंडिया के पास तो इतना फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पड़ा हुआ है, तो इस देश में कुछ तो बात है और ये फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे स्टेबल लग रहे हैं। बट जैसे ही उन्होंने देखा कि 728 बिलियन डॉलर से फॉरेक्स रिजर्व हमारा कितना आ गया, $698 पर आ गया, बिलियन डॉलर पे आ गया, तो उन्हें लगा कि ये थोड़ा स्थिति है ना इंडिया की अब इधर से मतलब कि डगमगा रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो लोग पहले ही समझ जाते हैं कि देश में पैसे की कमी हो रही है, तो इस चक्कर में वो लोग सारा पैसा निकाल लेते हैं। और मैं आपको एक डेटा बता दूं, मार्च 2026 में ना FIIs ने जो विदेशी लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं हमारे मार्केट में, वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा निकाले हैं, जो कि एग्जैक्टली पता है कितना, 11 बिलियन डॉलर है। मतलब कि डॉलर हमारे इंडिया से निकाल लिए। तो इससे हुआ क्या कि हमारा इंडियन रुपीज़ है ना वो गिरा, और इंडियन रुपीज़ गिरा तो फॉरेक्स रिजर्व क्या करेगा, फॉरेक्स रिजर्व डॉलर खर्च करेगा रुपीज़ को संभालने के लिए। और फोर्थ जो फॉरेक्स रिजर्व काम करती है, इमरजेंसी सिचुएशन को बचाने के लिए। देखो आप लोग को जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 1991 में, याद है ना 1990 या 1991 में जब हमारे इंडिया के पास 1 महीने का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा था, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने क्या किया, हमारे देश का ना 67 टन सोना है ना लंदन में जाके गिरवी रख दिए थे ताकि हमारा देश संभल जाए। और वो न्यूज़ काफ़ी मजाक हो रहा था इंडिया का। बट फॉरेक्स रिजर्व है ना इसी इमरजेंसी सिचुएशन को संभालने के लिए यूज़ किया जाता है। फिलहाल अभी हम लोग 11 महीने का फॉरेक्स रिजर्व है। तो एक चीज़ समझ लो आप लोग, अगर फॉरेक्स रिजर्व हम लोगों को सिखाती क्या है कि जब फॉरेक्स रिजर्व खत्म होता है ना तो हमारे देश की बेइज्जती होती है, सोना हम लोग को गिरवी भी रखना पड़ सकता है, तो ये नेशनल बेइज्जती होती है। तो इसलिए आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि मोदी जी ने क्यों बोला कि गोल्ड मत खरीदो। आगे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आप लोग के मन में एक सिंपल सवाल आ रहा होगा, ठीक है भाई फॉरेक्स रिजर्व समझ लिया क्यों जरूरी है, क्यों कैसे ये खर्च होता है, बट सबसे बड़ा सवाल ये फॉरेक्स रिजर्व है ना आता कहाँ से है, लॉकर में आता कहाँ से है। तो इसके बिना 4 तरीके हैं जो फॉरेक्स रिजर्व में आते हैं डॉलर। सबसे पहला है ना एक्सपोर्ट करके, हमारे इंडियन कंपनी जितनी भी सामान एक्सपोर्ट करती है, तो जितना भी एक्सपोर्ट कर रही है तो पैसा पेमेंट किस में आ रहा है, डॉलर में आ रहा है, और ये डॉलर कहाँ चला जाता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व का लॉकर में चला जाता है। तो एक्सपोर्ट से सबसे पहला रास्ता है जो फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर आता है। सेकेंड आता है NRI से, मतलब कि जितने भी लोग हमारे इंडिया के विदेश में रहते हैं वो लोग करते क्या, अपने घर के लिए पैसा भेजते हैं। और मैं बता दूं आपको, फाइनेंशियल 2026 में ना 129 बिलियन डॉलर भेजे गए हमारे इंडिया में। तो 129 बिलियन डॉलर आया तो कहाँ चला गया, फॉरेक्स रिजर्व के लॉकर में चला गया। और दुनिया के ये नंबर 1 है हमारे इंडिया, जो ज़्यादातर विदेश का जो पैसा NRI भेजते हैं हमारे इंडिया। थर्ड जो रास्ता आता है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। आप लोगों को भी पता है FIIs का नाम सुने होंगे, जो भी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में विदेशी लोग पैसा लगाते हैं उसी को FIIs कहते हैं। तो वो लोग पैसा लगाए किस में, वो लोग डॉलर में, पहले डॉलर ही देंगे ना, डॉलर में आ रहे हैं वो लोग, तो डॉलर में आ रहे हैं तो वो कहाँ चला जाता है, फॉरेक्स रिजर्व में चला जाता है। तो सिंपल से समझो, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है हमारे इंडिया में, चाहे फैक्ट्रीज लग रही है या शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है, तो वो सारा डॉलर हमारे फॉरेक्स रिजर्व के लॉकर में चला जाता है। और फोर्थ RBI खुद खरीदता है। जब देखता है हमारा इंडियन रुपीज़ है ना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो डॉलर खरीदता है, फॉरेक्स रिजर्व में डाल देता है ताकि फ्यूचर में काम आए। तो ये डॉलर हमारे फॉरेक्स रिजर्व में आते हैं ये 4 रास्ते से। और ख़त्म कैसे होता है, ऑयल इंपोर्ट करके। हम लोग ऑयल मंगाते हैं तो डॉलर खर्च होता है, गोल्ड मंगवाते हैं तो डॉलर खर्च होता है, फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो डॉलर खर्च होता है, और अगर हमारा रुपया गिरता है
तो आरबीआई डिफेंड करने के लिए इंडियन रुपीस को तो डॉलर खर्च करता है। तो आप लोग को अब समझ में आया कि मोदी जी ने क्यों अपील की है। पता है क्यों? गोल्ड अगर हम लोग खरीदेंगे ही नहीं तो इंपोर्ट कम से कम होगा ना, तो डॉलर कम खर्च होगा, डॉलर कम खर्च होगा। फिर उन्होंने बोला कि फॉरेन आप लोग ट्रिप पे मत जाओ, तो डॉलर कम खर्च होगा ना। अगर हम लोग फॉरेन ट्रिप में ही नहीं जाएंगे तो डॉलर खर्च नहीं होगा। तो मोदी जी सिंपली ये कहना चाहते हैं और करना चाहते हैं कि हमारा जो लोकल है ना वो सेफ रहे। तो इसलिए मोदी जी ने ये अपील की कि डॉलर को है ना कम से कम हम लोग खर्च करें। और आपको मैं एक सिंपल एक आप लोग भी सोचो ना, गोल्ड हम लोग खरीद रहे हैं इस टाइम जब सिचुएशन इतना ख़राब है, तो गोल्ड हम लोग खरीद रहे हैं तो डॉलर बाहर जा रहा है। अगर डॉलर बाहर जा रहा है तो वो डॉलर है ना कम से कम हो रहा है, तो हम लोग आने वाले दिन में ना ही ऑयल खरीद पाएंगे, ना ही गोल्ड खरीद पाएंगे, ना ही हम लोग डेली यूज़ की जो सामान है वो खरीद पाएंगे। तो इसलिए मोदी जी सोच रहे हैं जो गोल्ड अभी इन्वेस्टमेंट है ना ये कब होता है, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। तो इसे अभी होल्ड करने को कर रहे हैं कि आप लोग 1 साल तक अभी शांत रहो, बाद में खरीदना। तो इससे हमारा जो डॉलर कम से कम यूज़ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर रहेगा, जिससे हम लोग ज़्यादा दिन तक सामान खरीद सकें। तो अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो एक आम इंडियन जो भी लोग हैं हमारे इंडिया में वो सोचते नहीं हैं। डॉलर क्या हमारे ज़िंदगी में कुछ असर डाल रहा है? हम इंडियंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप लोग में ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, डॉलर से हम लोग का क्या लेना देना है, अमेरिका का करेंसी है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, गिर रहा है, हम लोग को क्या लेना देना है। मैं बता दूँ, लेना देना है। खाने पीने से लेकर रहने सहने तक सब में लेना देना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ना मैं आपको 5 स्टेप में बताऊंगा कि डॉलर कैसे आपके पैसे को खर्च को बढ़ा रहा है। जो खर्च आपका 10,000 होता था एक महीने में वो 10,500 हो सकता है। वो कैसे? 5 सिंपल स्टेप में समझ लो आप लोग। सबसे पहला स्टेप, जैसा कि आप लोग को पता है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया गया है। तो उससे क्या हुआ? ऑयल का सप्लाई में कमी आ गई है। ऑयल का सप्लाई कमी आ गई तो ऑयल का प्राइस तो बढ़ेगा। कोई भी चीज़ का जब सप्लाई कम होता है तो उसका प्राइस बढ़ता है। सेकेंड स्टेप आप लोग समझो, फर्स्ट स्टेप तो समझिए कि ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई कम है। सेकेंड स्टेप, हम लोग का इंडियन रुपीस गिर रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग डॉलर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। डॉलर खर्च कर रहे हैं तो रुपीस हमेशा गिरता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इंडिया डॉलर खर्च करता है ज़्यादा तो जो रुपीस का वैल्यू है ना वो गिरता है। तो अब इससे हुआ क्या? एक तो रुपीस भी गिर रहा है, मतलब जो $1 83 चलता था एक टाइम में, अब $1 95 के पास चल रहा है। जो ऑयल आपको 73 पर बैरल मिलता था, $73 पर बैरल, वो 105 पर डॉलर मिल रहा है। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन के थ्रू समझा देता हूँ। $72 पर बैरल ऑयल का चल रहा था प्राइस, और इंडियन का रुपीस जो था वो 83 का था। तो इसको आप इंटू करोगे ना तो एक बैरल को खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए इंडिया को? 5,900 कुछ समथिंग, मतलब 5,900। अब क्या हो रहा है? अब जो ऑयल का प्राइस है वो $105 पर बैरल चला गया है और इंडियन रुपीस का जो वैल्यू वो 95 के पास चला गया है। तो इसे इंटू करोगे ना तो 9,900 समथिंग कुछ आएगा। मतलब समझ रहे हो, जो चीज़ हम लोग 5,900 में मंगा रहे थे अब कितने मंगा रहे हैं? 9,400 में, मतलब 4,000 ज़्यादा दे के मंगा रहे हैं। 4,000 ज़्यादा दे के मंगा रहे हैं, इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ता है। समझ रहे? जब सामान ही हम लोग ज़्यादा दाम में मंगा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इंडिया रोज़ है ना 50 लाख बैरल रोज़ इम्पोर्ट करता है क्रूड ऑयल। अब 4,000 ज़्यादा लग रहा है, तो 4,000 ज़्यादा लगने से चलते अगर 4,000 इंटू 50 करोगे तो 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं हर दिन इंडिया को। तो स्टेप 3 में असर क्या आएगा? ऑयल महंगी होगी। ऑयल महंगी होगी, पेट्रोल, डीजल, गैस सारी चीज़ महंगी होंगी। और स्टेप 4 में क्या होगा? जब डीजल महंगा होगा, आप ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी महंगा हो जाएगा। जो रामू काका 100 किलो टमाटर शहर से अपने पास बुला रहे थे, सिर्फ 500 रुपये का किराया देके, वो 700 हो जाएगा। मतलब कि 200 ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना पड़ रहा है। तो उनका कॉस्ट कितना आ जाएगा? 2 रुपया हर प्रोडक्ट में आ जाएगा। जो चीज़ वो 10 रुपये में बेचते थे वो 12 रुपया कर देंगे, क्योंकि 2 रुपया ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का लगा है। तो इसी चक्कर में हम लोग का जो खाने पीने का जो सामान होता है वो बढ़ जाता है प्राइस। और स्टेप 5 में क्या असर डालेगा? सब चीज़ महंगा हो जाएगा तो हमारे पॉकेट में जो पैसा ज़्यादा बचता था वो कम बचेगा। अप्रैल 2026 में जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना वो 3.8% चला गया, जो कि 13 महीना में सबसे ज़्यादा है। और फूड इन्फ्लेशन 4.20 चला गया है। जो 10,000 रुपया लगता था एक सामान खरीदने के लिए अब 10,400 लगता है।
जिसके पास जो 40,000 जो सैलरी कमाता था उसका 5 से 6,000 बच जाता था सब कुछ खर्चा करने के बाद, अब वो सिर्फ 2 से 3,000 बच रहा है। और जो स्टूडेंट बाहर विदेश में पढ़ते हैं यूके यूएस में, $30,000 यूनिवर्सिटी का फीस है, इंटू जब 70 था तो 21 लाख रुपया लगता था, और अभी $30,000 यूनिवर्सिटी का फीस तो सेम है, वो नहीं भर रहा है। हम लोग का इंडियन रुपीज़ कितना हो गया, 95 हो गया। और कितना हो गया खर्चा, ये हो गया 28 लाख। जो 21 लाख था वो 28 लाख हो गया, मतलब 7 लाख ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इसलिए मोदी जी ये अपील कर रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी हम लोग के लिए अपील कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप बंद करो, गोल्ड अवॉइड करो, क्योंकि जितना ज़्यादा डॉलर खर्च होगा हमारा इंडियन फॉरेक्स जो उतना कमज़ोर होते जाएगा। अब थोड़ा मार्केट के बारे में बात कर लेंगे, क्यों गोल्ड का मार्केट इतना ज़्यादा गिरा। मैं बता दूं, जब भी कोई गवर्नमेंट है ना किसी पर्टिकुलर चीज़ गोल्ड के रिलेटेड बोलती है कि एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट था कि गोल्ड मत खरीदो, ऐसे ही गिरेगा। सेकेंड चीज़ रीज़न है वेडिंग सीजन इस टाइम है, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू है ना 40 से 50% इसी सारे सीजन से आता है, वो भी गया। और थर्ड 1962 में भी ना जब गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट लाया था जिसमें बोला था कि जिसके पास भी गोल्ड है वो सरेंडर कर देने के लिए। तो ये सारा डर अगर गवर्नमेंट कुछ गोल्ड के बारे में कहती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी के चक्कर में जो गोल्ड के स्टॉक्स है काफ़ी ज़्यादा गिरा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मोदी जी ने जो अपील की 1 साल आप लोग सोना मत खरीदो, क्या ये सही डिसीजन है? क्या आपको ये सही लगता है? तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, मोदी जी ने जो बोला वो क्यों बोला, देखो जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड इंपोर्ट होते हैं तो डॉलर बाहर जाता है। इससे हो क्या रहा है, गोल्ड आने से हमारे इंडिया में ना ही कोई फैक्ट्री लगता है, ना ही कोई जॉब होता है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता है। हमारा इंडिया $72 बिलियन जो गोल्ड को इंपोर्ट करता है, उसका आधा अगर $36 बिलियन है ना इंडिया पे खर्च करता है, वही पैसा ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज, जॉब्स सारे कुछ होते हैं। तो एक तरह से देखो करेंसी का ड्रेन हो रहा है, मतलब पानी में पैसा लोग बहा रहे हैं गोल्ड को, जो ज़्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं या खरीद रहे हैं। ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ आ रहा है, ना ही फैक्ट्रीज लग रही, ना ही जॉब लग रही है। इंडिया के चीफ एडवाइज़र इकोनॉमी ने तो वार्न भी किया था मार्च 2026 में, बोला था गवर्नमेंट और हाउस होल्ड को दोनों को मिलकर ये सारा चीज़ को हैंडल करना होगा। वो तो पहले ही वार्न कर दिए थे। UBS सिक्योरिटीज़ का फोरकास्ट जो था हमारे इंडिया को लेकर फाइनेंशियल 2026 का GDP को लेकर, जो 6.7 था उसे घटाकर 6.2 कर दिया, क्योंकि वही सारा रीज़न है, क्रूड ऑयल, वही सब एनर्जी का शॉर्टेज की वजह से। अब एक चीज़ है जो मोदी जी के खिलाफ है ना सवाल उठ रहे हैं, जो मेरे तरफ से बाकी लोग के भी तरफ। सबसे पहला वॉलेंट्री अपील, क्या ये अपील जो मोदी जी ने किया है क्या ये काम करती है? हिस्ट्री में तो काम नहीं करती है। अपील करना और कुछ कानून बनाना, ये दोनों में फ़र्क है। लोग कितना फॉलो करेंगे वो तो आने वाले वक्त में आपको न्यूज़ में पता ही चलेगा। सेकंड जो सवाल मेरे तरफ से और पूरे देश की तरफ से आ रहा है, ज्वेलरी सेक्टर में। ज्वेलरी सेक्टर में 50 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं, उनका रोजी रोटी का क्या? जब गोल्ड बिकेगा ही नहीं तो मालिक थोड़ी ना रखेगा, जितने भी आर्टिजन्स है, कारीगर, जितने भी स्टाफ है, उसको थोड़ी ना रखेगा, भगा देगा। तो उनका क्या? तो मेरा एक बैलेंस व्यू पता है क्या है, ये सब अपील है ना, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर काम करेगा। अगर काम नहीं करता है ना तो कुछ इससे भी बड़ा डिसीजन आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। और मैं बता दूं, और इसी को रीड कर लिया जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उन्होंने फटाफट अपना स्टॉक मार्केट पैसा निकाल लिया। अब मैं आपको एक एंगल के बारे में बता रहा हूँ, शायद ही आपको कोई यूट्यूब वीडियो में बताएगा। अभी जो चल रहा है ना, ये जियो पॉलिटिकल चेस चल रहा है, मतलब ये गेम चल रहा है। हमारे इंडिया को ना इम्पॉसिबल ट्रायंगल्स, मतलब कि आप लोगों को बताऊं, हमारे इंडिया ना बहुत सारे कंट्रीज से अपना दोस्ती बढ़ाना चाह रही है। सबसे पहले तो यूएस से, क्योंकि टेक्नोलॉजी और ट्रेड डील्स के लिए। रसिया से, ताकि चीप और सस्ते में क्रूड ऑयल आ सके। और मिडिल ईस्ट में भी वहाँ रिलेशन अच्छा करना चाह रही है, यूएई और सऊदी में। और ये सब का रुकावट का रीजन पता है कौन है? ईरान के चलते ये सारे मुश्किल हो रही है। और ईरान ने ना ये सारे तीनों एंगल्स की दोस्ती को है ना मुश्किल में कर दिया है। यूएस ईरान का झगड़ा, रसिया यूएस का झगड़ा, मतलब ये सब एक दूसरे में झगड़ा कर रहे हैं। तो इंडिया वाले को भी कंफ्यूज है किससे दोस्ती करें, किससे क्या करें। ये थोड़ा अभी जियो पॉलिटिकल का गेम चल रहा है। अगर मैं बता दूं, अभी तक तो फिलहाल मोदी जी काफ़ी दिमाग से काम कर रहे हैं, निकल जाएगा। मुझे तो उम्मीद है हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा। अब बट क्या एक अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए यहाँ पर, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट, ये कोई एडवाइस नहीं है, क्या एक अपॉर्चुनिटी अभी हमारे इंडिया में दिख रहा है? ईवी का अपॉर्चुनिटी। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पेट्रोल को बचाओ, जैसे ही बोला पेट्रोल को बचाओ तो ईवी वाले जितने भी स्टॉक्स हैं ना सारे भागने लगे,
क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखो तो मुझे भी लगता है ईवी आने वाला टाइम है, क्योंकि मोदी जी भी कह रहा है पेट्रोल कम खर्च करो। तो ईवी वाले जो सेक्टर है ना, उसमें आप लोग फोकस रख सकते हैं अगर आप लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हैं। ये कोई एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ एडुकेशन पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो सेबी रजिस्टर्ड पर्सन से जरूर सलाह लेना। यही एक गेम है, कोई सेक्टर बर्बाद होता है तो कोई सेक्टर अपॉर्चुनिटी भी है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। उससे करने से पहले मैं बता दूँ आपको अभी क्या करना चाहिए। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हैं तो क्या करना चाहिए, ज्वेलरी सेक्टर में कम फोकस रखिए, ईवी सेक्टर में आप लोग जा सकते हैं। सेकेंड चीज़, जो लोग फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते थे तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हैं। यानी कि मोदी जी ने तो फिजिकल गोल्ड खरीदने से मना किया, थोड़ी ना डिजिटल गोल्ड नहीं बोला है खरीदने। ETF हो गया, सॉवरेन बॉन्ड्स हो गया, सॉवरेन बोल रहा हूँ, गोल्ड के जितने बॉन्ड्स हो गए वो सब खरीद सकते हैं आप लोग। तो आज का वीडियो में एक लाइन में कवर करूँ तो पीएम मोदी जी ने अमेरिका का डॉलर, ईरान का वॉर, हमारे रसोई में क्या खर्च कैसे बढ़ता है, फॉरेक्स रिजर्व में क्या असर आता है, ये सब कुछ बता दिया। अगर ये कनेक्शन आप लोग समझ लिए ना तो मुझे लगता है आप लोग बहुत आगे हो गए। तो इस वीडियो में ना 6 चीज़ आप लोग हमेशा याद रखें। सबसे पहला फॉरेक्स रिजर्व, ये क्या करता है, हमारे इंडियन रुपीज़ को गिरने में बचाता है। सामान खरीदने में फॉरेक्स रिजर्व का यूज़ किया जाता है, कोई भी सामान चाहे इम्पोर्ट हो रहा है। सेकेंड चीज़, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए बाहर विदेशी जो इन्वेस्टर आते हैं हमारे इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व को ही देख के आते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस आता है। सेकेंड चीज़, आप लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि ईरान के वॉर के चलते $30 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गए, मतलब टूट गया। और थर्ड चीज़, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो रुपीज़ कमज़ोर होता है, रुपीज़ कमज़ोर होता है ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल महंगा, सब ये सब महंगा हो जाता है। जो ज़्यादा पैसा बचता था आपके जेब में वो कम बचता है। फोर्थ चीज़, मोदी जी की जो अपील है ना, सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व मतलब कि जो लॉकर है, हमारे नेशनल लॉकर है फॉरेक्स रिजर्व, उसे सेफ करने के लिए और उसे बचाने के लिए किया गया है। फिफ्थ, ज्वेलरी सेक्टर को लेकर मार्केट फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, बट लॉन्ग टर्म में आपको ही पता है गोल्ड ऊपर ही जाता है। और जो सिक्स्थ है वो है ईवी में अपॉर्चुनिटी है, जो पैसा ज्वेलरी से निकाल कर ईवी में डाला जा रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आपको ये डिसीजन कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। मोदी जी का, मेरा नहीं, मोदी जी का। तो ज़्यादा लाइक कर दो, फैमिली मेम्बर शेयर कर दो, ताकि उनको भी ये सारा नॉलेज मिल सके। और अगले ही ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।